इसका सेक्शन फॉर्मूला, अगर मान लो जो कि सेक्शन फॉर्मूला, हाँ हाँ, ये अगर x1 y1 होता था, ये x2 y2 होता था, और बीच में कोई पॉइंट C होता था जो कि इसको m/n में बांट रहा है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे आप? सर x2 m1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 m2। कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है। ये mh2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हमने पिछले क्लास में कुछ किया था। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको आप देख लीजिएगा। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि इसके आगे से स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, टॉपिक लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिवा उसके आगे देखिए जो पिछली क्लास में हम लोग किए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक होता है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, जो कि कोई भी तीन वर्टिसेस अगर आपके पास गिवन होते हैं ए बी सी, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट अगर हम x3 y3 लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा आपको लिखा हुआ मिलेगा, अब आपको कहीं कहीं पर डेल्टा इक्वल टू होता है हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। फिर इसको हम लोग डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर क्या लिखते हैं, तो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मींस ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो कि आर कोलिनियर, कोलिनियर अगर होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहां से एक क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी, यह किसी वर्टिसेस के, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यह ट्रायंगल क्या होगा, कॉलिनियर है या इसका एरिया जो होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, हमें आपको बताना है। ओके, तो ट्राई कर सकते हैं इसको। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि इफ ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, या दीज पॉइंट्स आर, जो भी आपके सामने ऑप्शन रहेगा। तो मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इस केस में। सर अगर कोलिनियर है तो 0 हो गई। कॉलिनियर है, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, ठीक है। सिवा आप, हाँ ओके, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के सच दैट के कॉमा
2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 कॉमा 2k and minus 4 comma minus k and 6 minus 2k are collinear. Find k such that ये जो these points हैं ये collinear हैं, तो k की वैल्यू क्या है? मैं आपके सामने ऑप्शन दे देता हूँ, फटाफट हम लोग करेंगे इसको. 1/2 minus 1/2 1 minus 1. ये चार ऑप्शन है आपके पास. सर एक बार एरिया का फॉर्मूला दिखाएंगे सर फिर प्रीवियस वाली स्लाइड से. अच्छा ठीक है. एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ठीक है. Where x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of a triangle. इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं है. जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करके आप सही आंसर बता देंगे तो उतना बेटर रहेगा. इसमें डिटर्मिनेंट का खेल है. डिटर्मिनेंट में आप देखिए कितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं. सही थोड़ा जो डिटरमिनेंट के अंदर है इसे खोलने में प्रॉब्लम आ रही है. हाँ उसमें प्रॉब्लम आ रही है. चलो ठीक है. k 2 माइनस 2k 1 माइनस k प्लस 1 2k 1 माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k 1. ठीक है. आप लोग डिटर्मिनेंट में पढ़े होंगे. जो हम लोगों को अगर मान लो 1 1 1 नहीं रहता था तो हम लोग 1 1 बनाने की कोशिश करते थे. फिर 1 1 बनाने के बाद उसको हम लोग 2 0 बना देते थे. इतना तो आपको याद होगा. यहाँ पर ऑलरेडी 2 1 3 1 1 आ चुका है. तो ऐसा करो आप इसको आप पहले तो 0 के इक्वल करो क्योंकि कॉलिनियर है. ओके. उसके बाद आप R1 में से R2 को और R2 में से R3 को माइनस कर दो. ठीक. तो ये बताओ ये कितना आ जाएगा. 2k माइनस 1 आप लोग अपने कॉपी में करते चलना. 2k माइनस 1 ये कितना आ जाएगा. 2 माइनस 4k ये हो जाएगा 0. ओके. ये कितना आ जाएगा 5. तुम लोग भी देख के रहना. और ये हो जाएगा 4k माइनस 6 ये हो जाएगा 0. लास्ट वाला माइनस 4 माइनस k 6 माइनस 2k 1. आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा. ठीक. इसके बाद 1 के लॉन्ग ब्रेक करेंगे. बहुत सारा काम किए होंगे आप लोग डिटर्मिनेंट में. ठीक. फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे. 2k माइनस 1 इंटू 4k माइनस 6 माइनस 5 ऑफ 2 माइनस 4k. हाँ. अब इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. किसी अगर फाइनल आंसर आ गया हो तो बता दो, नहीं तो फिर आप लोग घर में कर लेना इसको. किसी का नहीं आया अभी आपका. चलो कोई बात नहीं है. इसका आंसर आप लोग बता देना बाद में हमको कभी भी. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन ये कह रहा है द पॉइंट्स, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है ये। 3,3 h,0 and 0,k are collinear, ठीक है। आप लोग करना शुरू कर दीजिए जल्दी से। आर कॉलिनियर इफ में मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं, उसके बाद देखेंगे। 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1/3, 1/h minus 1/k is equal to 1/3, 1/k minus 1/h is equal to 1/3, none of these। आप लोग ऑप्शन मत लिखिएगा, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, none of these। ओके, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 1/h प्लस 1/k इक्वल टू 1/3, ठीक है, सही होगा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ बाद में। बाकी और किसी का आ जाएगा 1/h। अच्छा, इसको सॉल्व करने परेशानी तो नहीं होगी ना। देखिए 1/2 कैसे करेंगे, 3h0 फिर 30k 1 1 1, इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h प्लस k इक्वल टू 3 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आप यहीं पर रखिए। अब एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसको ध्यान से नोट कीजिएगा, नोट, ठीक है। तब आपका जो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन हम लोग दोबारा करेंगे दूसरे मेथड से। नोट में लिखिए इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ठीक, आर कॉलिनियर, ठीक। तो इसमें हमने अभी आपको एक कंडीशन बताया जो कि डेल्टा इक्वल टू जीरो, ठीक है, जो कि अभी तक हम लोग करते चले आ रहे थे। इसमें क्या होता था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता था, कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल आ जाते थे जिसको कि आपको सॉल्व करने में परेशानी होती थी। दूसरा जो होता है वो आपको बहुत मदद करेगा और इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन बताना अभी जरूरी है। वो ये होता है जो कि y2 माइनस y1, जिसको हम लोग स्लोप अभी बोलेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 भी होता है। इसको हम लोग जब नया चैप्टर पढ़ेंगे अभी तो उसमें आपको बताएंगे ये होता है। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस जो होता है वो अगर इक्वल होंगे तो वहां से भी आंसर दोनों सेम आएगा, ठीक। शिवा, आप खुद ही जरा सा या और लोग भी इस मेथड से, सेकेंड वाले मेथड से इस क्वेश्चन को कीजिए और हमें बताइए जो क्या फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। डिटर्मिनेंट वाला मेथड छोड़ दो, जो सेकेंड वाला मेथड बताया है उस तरीके से करो, देखो क्या वही फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। सर सेकंड वाला कौन सा मेथड जो अब ये नोट्स में आपने सेकंड पॉइंट लिखा है? 2 पॉइंट, पहला पॉइंट डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया जिसमें एरिया ऑफ हाँ ट्रायंगल, और दूसरा वाला जी सर, हाँ ये वाला y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 जी सर एरिया, अभी। हाँ एरिया वाला छोड़ दो।
तो कहीं भी कॉलिनियर का क्वेश्चन हो तो वहां पर आप सेकेंड वाला मेथड यूज कीजिएगा मैक्सिमम। सर स्लोप 0 होता है, ये तो मतलब हुआ इसका। स्लोप 0 आ रहा है? स्लोप 0 कहाँ आ रहा है इसमें? सर ये स्लोप 0 होता है, मतलब ये तो मतलब हुआ इसका y2 y1 माइनस। नहीं नहीं, स्लोप नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो कि दो लाइन का स्लोप इक्वल आ गया। अगर आप इतना पूछे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये लाइन है, अब इसके बारे में हम अभी दोबारा पढ़ेंगे चीज। ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये तीनों कॉलिनियर है, ओबियस है, तो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्लोप 0 है, स्लोप इक्वल है दो लाइन का। सर फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बस सही है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो जो कि कौन सा मेथड आपको सही लगेगा, सेकेंड वाला मेथड। आप लोग जरा सा बताइएगा, नवीन आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है? सर बस 1 सेकंड रुकिए। ठीक। शिवा आपको किसमें कंफर्टेबल रहा, नीचे वाले में या फिर क्या नाम है डेल्टा वाले में? सर कैलकुलेशन इजी थी तो दोनों सही दोनों, थे, लेकिन हाँ, अगर लेकिन हार्ड आ गई तो सेकंड ऑप्शन इज सेकेंड मच ऑप्शन, क्योंकि बेटर। अगर मान लो आप के वाला पिछला क्वेश्चन अगर आप देखो तो उससे सेकेंड वाला मेथड ज्यादा आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो यस सर। हाँ, इस पर ध्यान रखिएगा। ओके। मैं आपको बता देता हूँ जो बच्चे कर रहे हैं, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको आया होगा आ गया एच, सर। आ गया एच प्लस के इक्वल टू थ्राइस ऑफ एच के। ठीक है, तो फिर यहाँ से एच के की वैल्यू आ गई। चलो, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को जो चूंकि दो नए बच्चे हैं, सेवा मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, फटाफट मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ रफली। मैंने इन लोगों को ऑर्थो सेंटर बताया था, सरकम सेंटर बताया था, इन सेंटर बताया था और सेंट्राइड बताया था। ठीक है, फटाफट आप लोग जुनेद और नवीन नोट कीजिएगा। सेंट्राइड, सेंट्राइड जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। ये जो क्रॉस लिखे हैं आप उसको इंटरसेक्शन लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस h2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। ओके। सेकेंड, सर इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा? कॉमा मतलब आप इसको इंटरसेक्शन अच्छा। लिखेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे कॉमा है, ये सेंट्रॉइड का, ये सेंट्रॉइड हुआ, और ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। दोनों रख सकते हैं ना सर, y वाला x वाला कोई भी रख सकता है। हाँ, दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अच्छा, ये x जो है आपका, ये x नहीं है, ये इंटरसेक्शन है ये। जी सर, ये तो समझ गया। हाँ, इंटरसेक्शन, और ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ओके। ये हो गया सेंट्रॉइड, जिसको कि हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं, कैपिटल जी, कैपिटल जी। ओके। फिर सेकेंड, ऑर्थो सेंटर, ये है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। यहाँ पर एक चीज नोट करिएगा, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट, वो ये जो कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, intersection of legs
आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट भेजवा दूंगा, फिर उसमें से आप लोग कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। इंटरसेक्शन ऑफ लेग्स जो होता है इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। जैसे जहां पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये होता है ऑर्थो सेंटर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ लेग्स। थर्ड, सर एक बार सर फर्स्ट वाला और बता दिए सर, वो वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे अच्छा सेंटर, चल, सेंट्रोइड, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। थोड़ा याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रायंगल था जिसमें कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस मतलब साइड का बाइसेक्टर, साइड का बाइसेक्टर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो साइड है उसको बाइसेक्ट करेगा, BC। अगर आप देखो, अगर नोट करना चाहते हो तो फिर पूरा नोट करोगे। ये देखो, ये AD है, ये AD है, ठीक। D यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियंस है। और इतना जानते होगे, जो मीडियंस जो होता है वो किसी भी साइड को 2:1 में बांटता है। मीडियंस एक दूसरे के किस में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। तो यहाँ से जब सेक्शन फॉर्मूला से जब निकालोगे तो वो फॉर्मूला आता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। अब समझे? ये सर बच्चे से आ गया सर। हाँ ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नोट हो जाए तो बता देना। ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, इनर ये कंडीशन होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल में इंटरसेक्शन ऑफ लेग्स जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, ये IT में आया हुआ था बहुत पहले। ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म xy = 0 एंड x + y = 1। हाँ देखो, xy = 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो x = 0 होगा या तो y = 0 होगा। x = 0 और y = 0 को हम लोग ऑरिजिन ले सकते हैं जो कि यहाँ पर है, और x + y = 1 इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो है इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो ऑर्थो सेंटर, सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। चलो इसको मिटा दें नवीन, यस सर। ठीक। अब देखिए सर्कम सेंटर, circumcenter, it is the intersection of perpendicular bisector, perpendicular बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हम निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। फिर इसमें आप नोट कीजिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल in a right angle triangle, midpoint of hypotenuse is circumcenter,
इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक है। तो इतना याद रखना, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सर्कम सेंटर। देखो ये सब ट्रिक याद रखोगे तो फटाफट क्वेश्चन होंगे, फंसोगे नहीं। जैसे मान लो जो कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका ऑर्थो सेंटर, अपने कॉपी में ही बना लेना, ये आपका ऑर्थो सेंटर बता दिए। और अगर सर्कम सेंटर पूछता है तो आप क्या करोगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कम सेंटर होगा। ओनली इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशन हो जाती है, मिड पॉइंट होगा, सर्कम सेंटर हो गया, ठीक है। ये हो गया सर्कम सेंटर, ओके। उसके बाद एक होता है इन सेंटर, उसके बारे में भी बता देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इन सेंटर, इन सेंटर होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, क्या था शिवा इसका इन सेंटर का, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो मैं मान लो जो कि यह एक ट्रायंगल हो गया और इसमें जो इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो जाएगा वो इन सेंटर हो जाएगा और सर्कल में ऐसे बन जाएगा, जबकि सर्कम सर्कल में ऐसे बन जाएगा। ये सब चीज जानते होंगे, बस थोड़ा सा ट्रिक हमको बताना है। ये हो गया, ओके, इन सेंटर हो गया, ये हो गया। अब इसमें एक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं। नोट, नोट में देखिए, इतना याद रखिएगा, ONGC, ONGC तो बहुत आराम से नाम है, ONGC, ये ऑयल गैस का नाम है। तो इसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये लिख लो O, N को छोड़ दो, यहाँ लिख लो G और यहाँ लिख लो C। सर एक बार इन सेंटर बता दीजिएगा। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंटर इन सेंटर, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल का बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो जहां पे कट करता है वो इन सेंटर होता है। और ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस हो गया? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में डिफरेंस ये हो गया, जो कि ऑर्थो से, समझ गए, तो सेंट्रोइड में और इन सेंटर में बता दी। सेंट्रॉइड और इन सेंटर में, तो सेंट्रॉइड जो होती है, सेंटर बहुत डिफरेंस होता है जी। सेंट्रॉइड में आपको साइड को बाइसेक्ट करते हुए लाइन जाती है, मीडियंस होती है, और इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर होता है, समझे। सर मीडियन में तो वर्टिसेस से ही जाती हैं। मीडियन, मैं फिर बता दे रहा हूं, एक है एंगल बाइसेक्टर। अच्छा सुनो पहले मेरी बात, ये देखो, ये है और ये है, वर्टिसेस से जाती है, वो एल्टीट्यूड भी जाती है, जरा ध्यान से सुनना, मैं तीनों से बता दे रहा हूं, आप लोग भी देखते रहना जी। 4 फिगर यहाँ, अच्छा ये सर्कम सेंटर में मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट जरा ध्यान से सुनना सब लोग। ये देखो, ये चार चीज बताया, चारों चीज मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सेंट्राइड की बात करो। सेंट्राइड में इतना ध्यान रखना, जो कि इसका मिड पॉइंट चाहिए, साइड का मिड पॉइंट चाहिए, और इसको यहां से इसको मिला दो, ठीक है। हो सकता है अभी आपको राइट परपेंडिकुलर तो दिखाई दे, लेकिन इमेजिन करो कि क्या ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा? नहीं सर, नहीं। क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होगा। लेकिन मीडियन के लिए सेंट्रॉइड चाहिए, तो हमको ये मिल गया, ठीक। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन ऑर्थो सेंटर, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स में आपको मीडियन नहीं चाहिए, मिड नहीं चाहिए,
जस्ट ऊपर से गिरा दो ऐसे करके परपेंडिकुलर, हो सकता है कहीं पर भी हो, ऐसे करके हमने ऐसे करके गिरा दिया, क्या ये मिड पॉइंट होगा? नहीं होगा, नहीं सर। नहीं होगा। लेकिन यह भी वर्टिसेस से पास कर रहा है, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। और सरकम सेंटर, सरकम सेंटर में इन दोनों का मिक्स है, मतलब इसका और इसका मिक्स है, तो इन दोनों का मिक्स है, उसमें कोई जरूरी नहीं है जो वो वर्टेक्स से पास करे, लेकिन यह इस पर मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है। समझ रहे मेरी बात? जी सर। ठीक। और लास्ट में इन सेंटर, इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है, वो भी कोई जरूरी नहीं है जो सामने वाले साइड को वो बाइसेक्ट करे या सामने वाले साइड पर वो परपेंडिकुलर हो, लेकिन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी सर। अब देखिए लास्ट में मैंने लिखा है ONGC। तो ONGC, तो OGC इसी तरीके से लिखिएगा। और इसके बाद आपको बताया है O फॉर ऑर्थो सेंटर, G फॉर सेंट्रॉइड, C फॉर सर्कम सेंटर और I फॉर इन सेंटर। ओके। तो ये जो G होता है O और C को 2:1 में बांटता है, इतना याद रखिएगा। बच्चों को याद नहीं रहता है जो कि G पहले आता है कि C पहले आता है, तो बस आप ONGC याद रखिएगा। ट्रिक, ONGC में N को हटा दीजिएगा और OGC को लेके चलिएगा। ओके। और फिर आज जो लास्ट टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर एक नोट और लिखवाता हूँ। नोट क्या है? ट्रिक है। नोट समझ लो, ट्रिक्स ये भी लिख लो आप। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी चीज पूछे, अच्छा पहले बताओ ये मिटा गए सामने लिखे हुए जो है? जी सर। ठीक, सर और लोगों ने लिख लिया तो देख लेता, पूछ लिए। जी सर, न्यू स्लाइड से स्टार्ट कर दीजिए। ओके चलो ठीक। अब मैं ये बता रहा था जो ट्रिक या नोट जो भी समझो, नोट नोट में इन ए, नोट कीजिएगा, इन ए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, जितने भी ऊपर के पॉइंट थे, क्या क्या थे ये पॉइंट? ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, all are at same point, all are at same point, same point, ठीक है, all are same point। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक अगर मान लीजिए तो आपको इन चारों में से, मतलब वर्सेस दिया हुआ हो और इन चारों में से कोई भी चीज अगर पूछे, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, फर्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द नेचर ऑफ ट्रायंगल, नेचर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे? साइड को निकाल के, साइड को निकाल के, बस 90% क्वेश्चन इसी में कवर हो जाती है। अगर तीनों साइड इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल हो गया। तो इस वाले मेथड को ऊपर वाले मेथड को देखेंगे। नहीं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कैसे करते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर जब अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो वहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कहीं भी वो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड या सर्कम सेंटर, इन सेंटर मांगे तो सबसे पहले आप ये पता कीजिएगा जो वो ट्रायंगल कौन सा है, उस ट्रायंगल को निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा हमें कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड, सिवा आप भी कीजिएगा, फाइंड इन सेंटर I of the triangle with vertices 1,√3, 0,0, 2,0। फाइंड इन सेंटर, कुछ भी पूछ सकता था, फाइंड इन सेंटर मांग रहा है ये। तो सबसे पहला काम, फाइंड द नेचर ऑफ द साइड, फटाफट डिस्टेंस निकालिए, मतलब साइड निकालिए ABC, और ये पता कीजिए ये ट्रायंगल कौन सा है और हमें बताइए।
सर सर हाँ। वो 1√3 0,0 और लास्ट में 2,0 लिखा है। हाँ 2,0। फिर इक्विलेटरल आ रहा है। वेरी गुड, सर ठीक है। इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल 2 आ आ रहा रही है, है साइड, सारी तो साइड्स 2 आ रही सारे है। साइड इक्वल आ रही है। अब जैसे इक्विलेटर पता चल गया तो हमको इस वाले मेथड को ऊपर में देखना है। अब तुम देखो जो यहाँ पर ओ सी जी आई सब एक ही पॉइंट पे होते हैं, और इसमें सबसे आसान तरीका होता है जी निकालने का। कुछ नहीं करना होता, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3 कर दो। ठीक, तो क्या लिखोगे, 1 + 2 + 0/3 कॉमा √3 + 0 + 0/3। ठीक, ये कितना जाएगा, 1,1/3। ये आपका आंसर आ गया। यस सर यही आ रहा है। हाँ यही था, ठीक है। तो इसमें ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर सब के सब इक्वल होंगे, तो आपको उतनी परेशानी की बात करनी ही नहीं होगी, फटाफट इन सेंटर निकल जाएगा। ओके, समझ गए, ध्यान रखना, ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखना, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ध्यान से, इफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर जो है वो -3,5 है, एंड द सेंट्रॉइड है वो 3,3 है। ठीक, देन क्वेश्चन इज व्हाट इज सरकम सेंटर, सी इक्वल टू व्हाट। हाँ, बहुत टाइम लग गया। अभी मैंने आपको जस्ट नोट में लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ONGC लिखवाया था। देखो, OGC, ये लिखे थे आप लोग कि नहीं लिखे थे। फिर इसको किस बात से बांटना है, 2:1 में। वो कितना दे रखा है, -3,5। जी कितना दे रखा है, 3,3, और सी निकालना है, ठीक ना। तो इसको आप क्या कर लो, x, y लेट कर लो। तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, 3 = 2x - 3/3 नहीं लिखोगे। फिर सेकेंड, 3 = 2y
प्लस 5/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। नाबिल आपको समझ में आया ये स्टेप? जी सर। हाँ, आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा था तभी दिक्कत हुई थी। चलिए अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आएगी आप निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान से बताइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये जो इधर का पार्ट है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल है। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा है क्योंकि x1 x2 x3 और y1 y2 y3 आर इन जीपी, ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन 11th का अगर याद होगा तो कर लेंगे आप लोग। आर इन जीपी, और ये भी आर इन जीपी है, आर इन जीपी। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिएगा पूरे अच्छी तरीके से। x1 x2 x3 and y1 y2 y3 are in GP with same common ratio, same common ratio। common ratio को हम लोग r से डिनोट करते हैं, ये भी मालूम होगा आपको। then the points x1 y1 जो वर्टिसेस है ये और ये तीनों के तीनों कॉलिनियर है। मैं आपको आंसर में बता दिया, ये कैसे कॉलिनियर है ये आप हमें बताइए, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन लिखवाने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा हमको। तो उसमें मान लो एक ऑप्शन कॉलिनियर है, ये आंसर सही है। बस आप ये पता कर लीजिए कि क्या ये सही में कॉलिनियर है। और कॉलिनियर के लिए मैं आपको बार बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपको दूसरा वाला कंडीशन बताया था उसको ही यूज कीजिएगा 90% क्वेश्चन में। जब उससे ना हो तब डिटर्मिनेंट वाला यूज कीजिएगा। क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, लेकिन करना जरूर। सर जीपी वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है। जीपी वाला कंसेप्ट याद नहीं है? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ देखो, जिसको जो चीज नहीं मालूम हो फटाफट बता देना, इससे आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए ये ऐसा था जो कि पहला टर्म अगर हम लोग ए लेते थे तो दूसरा टर्म ए आर लेते थे, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर लेते थे, डॉट 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 डॉट, ये जीपी में होता था। ठीक ना? तो मान लो अगर ये x1 है तो दूसरा जो x2 होगा वो x1 r होगा, और ये x1 r स्क्वायर होगा। उसी तरीके से दूसरा वाला जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 r एंड y1 r स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया सबको? नबील आप समझे इस बात को? जी सर। ठीक है सर ये स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ स्ट्रेट लाइन है, हाँ है। ठीक है, कॉलिनियर है ये। ठीक, x1 r। अब देखो कॉलिनियर के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, जो कि y2 माइनस y1 दूसरा वाला फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये अगर दोनों इक्वल हो गए तो कॉलिनियर है। कॉलिनियर मतलब लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सिवा आपने कौन सा मेथड यूज किया है, एरिया वाला या स्लोप वाला? सर स्लोप वाला। वेरी गुड, ठीक है, आसान होता है। हाँ बाकी आप लोग भी कीजिए। तो ध्यान रखिएगा y2 की जगह पर y1 r रखिएगा और x2 की जगह पर x1 r रखिएगा, x3 की जगह पर x1 r स्क्वायर रखिएगा और y1 की जगह पर y1 r1 स्क्वायर रखिएगा। कीजिए तो जल्दी से। देखिए y2 माइनस y1, तो y2 मतलब y1 r माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 r माइनस x1 इज इक्वल टू, ठीक, y3 मतलब y1 r स्क्वायर माइनस y1 r अपॉन
x1r² माइनस x1r। ओके, तो यहाँ से आप जो है y1 कॉमन ले लीजिए और नीचे में x1 कॉमन ले लीजिए। वो दोनों अंदर से कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गए, जी। दोनों इक्वल आ गए तो कॉलिनियर हो गया। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही करने के लिए। -a कॉमा -b 0,0 a कॉमा b a² कॉमा ab। मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है द पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स है आर, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन चूंकि अभी कॉलिनियर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ये चारों पॉइंट कॉलिनियर है। फटाफट चेक कीजिए तो क्या ये कॉलिनियर है। सर फोर्थ वाला नहीं है लाइन पे, बाकी फर्स्ट की लाइन पे है। नहीं होंगे तो फिर चारों होंगे, सर कॉलिनियर नहीं है। और कॉलिनियर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। इन दोनों का स्लोप निकालोगे तो 0 + bb/a। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि ये जो सामने में 4 पॉइंट है, इसके आगे आपके यहाँ, तो ये जो 4 पॉइंट है तो वो कॉलिनियर प्रूव करना है। हमें सिंपल सी बात है, कॉलिनियर प्रूव करना है। इसका स्लोप निकालोगे तो b/a, इसका स्लोप निकालोगे तो देखो ये b/a², आ तो रहा है सब इक्वल, b/a। नबील आप चेक करो कहीं पे गलती कर दिए होगे, तीनों इक्वल आएंगे। सर जो आपने फॉर्मूला बताया था वो उसकी राइट साइड बताइएगा। y2 - y1 अपॉन x2 - y1, जी। इक्वल्स टू y2 - अपॉन x2 - x1। तो सबसे पहले आप इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का b/a आ गया, फिर इन दोनों का निकालिए b/a आ गया। ठीक है, आप इन दोनों का भी निकालेंगे तो b/a ही आएगा, नहीं तो डायरेक्ट 0 0 से निकालिए, वो भी b/a आएगा। अगर आप पेयर वाइज निकालेंगे तो आना चाहिए, गलत नहीं होगा। देखिए सही तो है, b कॉमन ले लीजिए, a - 1, a कॉमन ले लीजिए, a - 1 इज इक्वल टू b/a। हाँ देख लीजिए कहीं गलती कर दिए होंगे।
जी सर सही आ रहा है। शिवा आपका भी आ गया होगा। इस पर आप लोगों को मैं ये सर बस हो। 45 क्वेश्चन असाइनमेंट भेज दूंगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर बोलिए, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है। जो पीछे वाला गया उसमें से क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए 2-3 बार एग्जाम देंगे तो तीनों एग्जाम आपको मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन का मैंने पिछले क्लास में फॉर्मेट बताया था, जो कि इसका इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है, वो बताया था मैंने। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा बताया था ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तीसरा बताया था y इक्वल टू एम एक्स, मैं सब डिस्कस करूंगा। चौथा बताया था x इक्वल टू ए भी ले सकते हो, x इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, y इक्वल टू बी भी ले सकते हो, y इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब के सब नवीन आप नोट कर लीजिएगा, ये सिवा नोट कर चुकी है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू एम एक्स, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b, ये सब के सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सब के सब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास अभी स्ट्रेट लाइन में जितने भी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह कोई स्ट्रेट लाइन है, ये तो अभी और कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक। मान लो जो कि यह थीटा एंगल बनाता है किसी भी एक्सिस के साथ, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां से जो स्लोप होता है m, इसका m वो होता है tan थीटा। देखो आप लोग चूंकि एलिमेंट में पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट भागेंगे। m इक्वल टू tan थीटा, ये जो होता है ये लाइन का स्लोप होता है, और ये थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में होती है। और अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। जैसे अभी जो मैंने सामने में फिगर बनाया है उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो कि ऐसा ग्राफ अगर है तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। क्यों होगा कोई बता सकते हो? टाइम लग गया। देखिए वो इसलिए होगा, हाँ बोलो। सर क्योंकि जो उसका स्लोप होगा वो जो मतलब एरिया होता है उसको लाइन के अंदर का एरिया होता है, वो लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट में लाया करेगा। नहीं नहीं नहीं, स्लोप एरिया जो नहीं होता है, स्लोप तो ये m इक्वल टू tan थीटा होता है। थीटा जो होती है वो जो tan के साथ टेंजेंट होता है वो एंगल होता है स्लोप, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जब 90 डिग्री से ज्यादा चले जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसीलिए इसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। अब शिवा आप बताइएगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, थर्ड वाले का, नेगेटिव की पॉजिटिव? सर पॉजिटिव। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैंने बताया जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ अगर लाइन झुका हुआ रहता है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव की तरफ झुका हुआ रहता है तो नेगेटिव होता है। जैसे इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन झुका हुआ है तो इसका पॉजिटिव होगा, ठीक। इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ झुका हुआ है तो नेगेटिव होगा, इस केस में भी नेगेटिव की तरफ झुका हुआ है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ठीक। ये दूसरा मुझे लगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसका tan थीटा तो उसमें नहीं नहीं positive। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। बस ये देखना है जो थीटा की वैल्यू 90 से छोड़ के 90 से बड़ी, तो हम लोग उतना नहीं बोलते हैं, बस इतना बोलते हैं किसके तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। चलिए आप ही बताइए इसका, इसका सर पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अब देखिए यहां से ये जो tan थीटा निकालते हैं m इक्वल टू वो, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट x1 y1 है, यहाँ पर कोई पॉइंट x2 y2 है,
तो देखिए जरा सा ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, इसको क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यही इक्वल टू m होता है, ठीक है। तो अगर थीटा गिवन रहता है तो स्लोप tan थीटा होता है, अगर दो पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप m इक्वल टू x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ओके। फिर हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में ध्यान रखिएगा, जो कि आपको एक पॉइंट तो कम से कम पासिंग थ्रू देना ही पड़ेगा उनको, ठीक है, पासिंग थ्रू, तभी आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए किसी भी लाइन को निकालने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट पासिंग थ्रू दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट भी दे सकता है या तो वो स्लोप दे सकते हैं। पासिंग थ्रू, अगर मान लीजिए पासिंग थ्रू ये एक्स नॉट वाई नॉट अगर है, एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, पॉइंट है, ध्यान होगा आपको, एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखते थे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। देखिए जो आपके नोट करने का चीज होगा आप नोट करिएगा, नहीं अगर मालूम होगा, हमको मालूम है तो फिर फटाफट हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, m यहाँ से ऊपर वाले के पॉइंट से निकालना होगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, बस ऐसे ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड -6,3, बताइएगा जल्दी से। आज आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में जरूर कोशिश कीजिएगा कि सब लोग प्रेजेंट रहें जो भी हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन करवाएंगे। आप इस चक्कर मत रहिएगा जो कि 1,2 में लेना है कि -6,3 लेना है, कोई भी आप लीजिएगा आपका आंसर सेम आएगा। y माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन -6 माइनस x+7y, कितना है, 7y plus x, so x x+7y is equal to 15. x प्लस y इक्वल टू 15। yes sir। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, जब हम लोग दो लाइन की बात करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो इंटरसेक्ट करता है इसके बीच में एंगल होगा, ये जो एंगल होगा एक मान लीजिए थीटा होगा, ठीक, और एक होगा पाई माइनस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ से तो tan थीटा की वैल्यू निकलती है, वो निकलती है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ठीक है। जब ये मॉड ब्रेक कर देंगे तो ये प्लस माइनस tan थीटा में आ जाएगा। प्लस माइनस tan थीटा में क्यों आएगा, क्योंकि हमने अभी पिछले क्लास में डिस्कस किया है, पिछले स्लाइड में क्या किया है, अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो पॉजिटिव होगा और पाई माइनस थीटा जाएगा तो नेगेटिव होगा, इसीलिए प्लस माइनस थीटा होगा और यहाँ से m1 m2 की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ से कंडीशन निकलती है, क्या कंडीशन निकलती है वो देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, ठीक, tan थीटा इक्वल टू 0 इट मींस m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो आप ऐसे याद रखिएगा, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होते हैं, या लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। थर्ड, सेकंड, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। सर हाँ सर इक्वल मतलब इक्वल होता है फिर प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल, आप अगर प्रोपोर्शनल की बात अगर करेंगे तो फिर वो वेक्टर में चला जाता है, आप यहाँ पर पैरेलल में अभी हम लोग इक्वल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ
वन प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं होते क्योंकि 3 बार में हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक, या इसका उल्टा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों तरफ से आपको जरूरत पड़ जाती है। दो लाइन का प्रोडक्ट, दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया देन दे आर परपेंडिकुलर, या दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। फाइंड, अच्छा नहीं, उससे पहले बताना पड़ेगा एक चीज और। चलिए स्लोप निकालने का, स्लोप फॉर्म इक्वेशन लिखिए। स्लोप फॉर्म लिखना नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो क्या होता है, m होता है। हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए, मान लीजिए जो कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसको आप दो तरीके से स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, पहला तरीका ये, तो यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्म ले आओ, तो क्या लिखोगे आप लोग, y इक्वल टू माइनस a बाई बी और माइनस सी बाई बी, है ना, तो स्लोप आ जाएगा माइनस a बाई बी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये सबसे आसान होता है। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, स्लोप होता था, इक्वल टू माइनस a बाई बी। बोलो समझ आ गई बात। तो अब ये चूंकि कर्व का पार्ट है, इसलिए टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन है तो किसी कर्व पे होगा, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता था वही स्लोप ऑफ कर्व होता था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना लिखोगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a बाई बी। अगर मान लो उधर से समझ में आए y के क्या होता है, तो सिंपल से याद रखना, डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर डी बाई डी एक्स को हम लोग माइनस a बाई बी लिखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, फाइंड equation of line, find equation of line passing through, कुछ भी ले लो, passing through -1, 2 and parallel to कुछ भी ले लो 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो अभी जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में जब बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां पर आपको इसे ध्यान देने से करना होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 एंड पैरेलल 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 कीजिए। नबील ये बता सकते हो आप इसका स्लोप कितना आ गया, सर -2/3, -3/2, -3/2 आना है यस सर, -3/2। वेरी गुड। ठीक है, अब इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, -3/2 आ गया तो y -2 इक्वल ठीक। सेकेंड, इसी चीज को मैं बता देता हूं, जैसा करने का मन हो वैसे कीजिए, 3 मैथड बताते हैं हम लोग। अगर पैरेलल लाइन है ना, तो ये जो 3x प्लस 2y वाला पार्ट रहता है वो जस का तस रहता है, 3x प्लस 2y प्लस कांस्टेंट को k ले लो, ये इक्वल टू 0 कर दो, और ये लाइन -1, 2 से पास कर रहा है, इसमें सेटिस्फाई करवा दो, -3 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक, तो 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -1। ठीक, तो तुम्हारा जो इक्वेशन आया होगा उधर से, जो कि पिछले वाले मेथड से निकाले होंगे, वो आया होगा 3x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0, यही आया था। यस सर, यही आया। यही आया था।
हाँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट किस मेथड से करते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 and perpendicular to the line 2x minus 3y plus 5 equal to 0. Sir, can you repeat the question? Find the equation of line passing through 2, -3 and perpendicular to the line 2x minus 3y plus 5 equal to 0. Sir, 3x plus 2y is equal to 0. 3x plus 2y equal to 0. ठीक है, आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। नबील आपका भी? सर 2y plus 6x आ रहा है। नहीं आएगा तो इसी में, ये जो 2x minus 3y है ना, ये 6x तो आएगा नहीं, यही इंटरचेंज होगा, तो ये वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, स्लोप आपका कितना है 2/3 इस लाइन का। जी सर। उसका स्लोप कितना लिखोगे -3/2। ये स्टेप नहीं समझे, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो इस लाइन का स्लोप अगर 2/3 है और दूसरे वाले का अगर हमें m लिया है, ये इक्वल किसके -1, तो m इक्वल कितना हो जाएगा? जी सर, ये गलती कर दी थी मैंने। हाँ -3/2 ठीक, उसका आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। ठीक, तो ये देखिए ट्रिक इसमें ये होता है कि जिसका स्लोप आपको निकालना है तो पहले वाले स्लोप का रेसिप्रोकल कर दो और उसके साइन को चेंज कर दो। तो 2/3 को कर दो 3/2, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक, ये हो गई शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट ये होता है, शॉर्टकट देखो मैं बताता हूँ, लेकिन इसको आप साइड में रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन होने काम बहुत कम होता है। ये इंटरचेंज कर दो, x की जगह पर कोफिशिएंट तो 3x और 2y कर दो, और y का कोफिशिएंट साइन जो होता है वो चेंज कर दो, मतलब यहाँ पर -3 है तो +3 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक, अब ये वैल्यू रखो जहां से पास कर रहा है, तो देखो 6 - 6 प्लस k इक्वल टू 0, तो k 0 है, आंसर आ जाएगा 3x plus 2y इक्वल टू 0। सब शिवा यही था आपका भी? Yes sir, यही था। नबील आ गया आपका? जी सर। ओके, चलिए, तो इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, फिर बाद में बड़े क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां से 3 बातें अभी हम लोग सीखेंगे, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट P है H, K, इसको जरूर नोट कीजिएगा आप लोग क्योंकि 11th में नहीं था तो ये पढ़ना पड़ेगा। ax plus by plus c is equal to 0। P से हम लोगों ने इस पर कुछ डाला, मान लीजिए वो m है, एक ही कंसेप्ट में मैं 3 कंसेप्ट बता दूंगा, फिर नोट कर लीजिएगा आप लोग m। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला pm इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
PM is perpendicular distance। अगर किसी को याद है तो फटाफट बोल दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या अपना लिखते हैं, AH प्लस BK प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान। मैं आपको बता देता हूं, अभी पिछले 2-3 साल से आईआईटी में, जेईई मेन में, आईआईटी में इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहां पर क्या करते हैं ये लोग, जो कि बच्चे लोग भी ये प्लस लेके चल देते हैं। और नहीं, जब आपको इसके बीच का वेरिएबल अगर आपको निकालना होगा तो फाइनल वैल्यू प्लस ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन इसके अंदर की पॉजिटिव ABC में से या HK में से निकालना होगा तो मॉड हटाते ही ये साइन प्लस माइनस में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पर आप नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव, बट वी हैव टू फाइंड एनी अननोन वैल्यू A, B, C, H और K, देन वी विल टेक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। क्योंकि वहां पर आपको एक ही ऑप्शन होता है, पॉजिटिव वाला तो समझ लो नहीं के बराबर देता है, नेगेटिव वाला को ही लेकर आंसर देता है वो लोग, तो वो बच्चे लोग वहां पर गलती कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, सेकेंड में M सर इज ये पुट, हाँ बोलो। सर इसको यही तो कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं इसको, हाँ शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं। अब तुम, परपेंडिकुलर होता है ना ये, सर ये। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। जी। अब तुम देखो, M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अच्छा, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले बार और क्वेश्चन आते हैं। ये मान लीजिए M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम लोग U डॉट V ले लेते हैं, U कॉमा V ले लेते हैं। ठीक, आप लोग देखते चलिएगा, जो कि फिर आप बताइएगा, जो कि वहां से आप सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। U भी, ये देखो, अगर PM परपेंडिकुलर है, M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, U कॉमा V। ध्यान से देखो, तो PM जो है वो परपेंडिकुलर है दिस लाइन के, AX पर BY प्लस C इक्वल टू 0 के, तो दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। हाँ सही है, इसका मतलब क्या हो गया, तो -A/B, अब मैं लिख रहा हूं यहां से, -A/B इंटू B माइनस K अपॉन U माइनस H इक्वल टू -1। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको U और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें से आपको A, B, H के गिवन है। ठीक, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, एक ही बताओ, M जो है वो AX प्लस BY प्लस C पर सेटिस्फाई करेगा, तो U कॉमा V भी सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरा इक्वेशन लिखेंगे AU BV प्लस C इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। फिर यहां से आप U और V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फाइंड इवन। ठीक, इस मेथड का ध्यान रखिएगा। अब शॉर्टकट लिखवा देते हैं फटाफट। शॉर्टकट होता है, मान लीजिए इसको U कॉमा V ले चुके हैं, ध्यान सुनिएगा, U माइनस H अपॉन A इक्वल टू V माइनस K अपॉन B, ये सब क्या है, सब आपके सामने में है, ये इक्वल टू माइनस ऑफ AH प्लस BK प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक ना, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नोट कर लीजिए, U माइनस H। अब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बताएंगे दोनों तरफ इससे सही आएगा। ये U माइनस H अपॉन A इक्वल टू V माइनस K अपॉन B इक्वल टू माइनस AH प्लस BK प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
नोट हो गया? यस सर। शिवा मिटा दें? ये सब हो गया। ठीक। अब इसको नहीं मिटाएंगे, इसी में ना थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो काम आ जाएगा। ये देखिए, आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाइएगा। ये जो m है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ नीचे की तरफ, ये देखो यहाँ पर। अब इसका नाम दे देते हैं n। ठीक, हम लोग बोलेंगे n इज द मिरर इमेज ऑफ p। ध्यान रखिएगा, n इज द मिरर इमेज ऑफ p। आप लोग अलग से मत नोट कीजिएगा, बस जैसे हम नोट किए हैं वैसे कीजिएगा, मिरर इमेज ऑफ p। ओके, ठीक, मिरर इमेज ऑफ p। हमें ये बताइए तो अगर u और v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो मिरर इमेज नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकल जाएगा मिड पॉइंट से। ठीक, तो यहां तक तो सब कुछ प्रोसेस वही रह जाता है, ये वाला प्रोसेस, ये जो हमने लिखा है वो सब प्रोसेस वही रह जाता है। ठीक है, पहले फोटो परपेंडिकुलर निकालिए फिर कर लीजिए। अब जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान से अलग से लिखिएगा। जब फोटो परपेंडिकुलर होता है तो यही वाला फॉर्मूला होता है जो कि हमने सामने में लिखा हुआ है शॉर्टकट। मिरर इमेज में बस इतना डिफरेंस होता है, जो कि अलग से लिखिएगा फिर फॉर्मूला, यहाँ पर जस्ट डबल कर लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं बस मिरर इमेज के लिए, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। आप लोग अलग से लिखिएगा, पर मिरर इमेज यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो हमारा मिरर इमेज निकल जाएगा। सर मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना इससे? मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हो गया, चलिए मिटा Yes, दें। sir. अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग उसके बाद। क्वेश्चन है, कुछ ले लेते हैं, फाइंड क्या लेंगे, फोटो परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट -1, -1, टू द लाइन कुछ ले लो, 2x प्लस 3y प्लस +1 = 0, ये ले लो। टू एक्स प्लस 3y प्लस 1 = 0। फोटो परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज दोनों निकालिए। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल के बताइए, तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस -2 + 3 + 1 अपॉन √4 + 9 = 2 अपॉन √13। ठीक है, ये आ गया होगा सबको, छोड़ दीजिए। फोटो परपेंडिकुलर बताइए।
देखो तो ये आया है -17/13, 7/13। अगर मान लो लॉन्गेस्ट मेथड्स निकालेंगे तो वहां से भी ये आना चाहिए, चेक करें। देखो तो ये आ रहा है, मैंने दोनों मेथड से सामने में कर दिया है, देख लो। लेकिन पहले फर्स्ट मेथड से कब का हो चुका था, सेकंड मेथड से अभी हुआ है। तो शॉर्टकट बताते हैं, उसको ध्यान में रखना आप लोग। आप लोगों का आया, किसी का नहीं? जो आपने सर Yes, शॉर्टकट sir. बताया था उस ये सेकंड वाला वो फर्स्ट वाला उससे करा है। फर्स्ट वाला, हाँ शॉर्टकट बताया। फर्स्ट वाला जो किया है ये वाला, ये जो मैं लोकेट कर रहा हूँ ये वाला, ये शॉर्टकट से किया है। और ये लंबे सर वाले क्या से, क्या एक बार बता दी गई। ये वाला। चलो ठीक है, ये देखो, आप फॉर्मूला लिखे थे आप? जी सर लिखे थे। तो x की u की जगह पर हमने x लिखा है। तो देखो तो x+1, क्योंकि -1 है, जी x/2। अपॉन 2 इक्वल टू y -1/3। सर मैंने इसमें फर्स्ट तो और लास्ट वाले को कंपेयर करा है ना। हाँ नहीं, अभी तो पहले मैं तीनों लिख रहा हूँ अभी। पहले बताओ y -1/3 जी सर। इक्वल टू माइनस, फिर ये वैल्यू में रखोगे तो कितना जाएगा, -2 + 3 + 1 इक्वल टू 2 नहीं आएगा? जी सर। अपॉन a² + b² 13 नहीं आएगा? जी सर। ठीक, अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। तो देखो तो x+1 इक्वल टू -4/13, x+1 इक्वल टू, इस पे यहाँ ले जाओगे तो -4/13, जी सर। फिर +1 पे इधर ले जाओ तो -1 होगा। -7/13 सही आ गया। आगे आंसर -7/13 आ रहा है मेरा। कैसे, देखो -4/13 -1 है, तो एलसीएम जब लोगे तो यहाँ -13 नहीं होगा। नहीं नहीं, आप कैलकुलेशन करो। शिवा सही चल रहे हैं हम लोग? Yes, sir. नबील आप देखो, सर -4, मैं दोबारा कर नहीं लेता नहीं, हूँ। अब वहीं पर देखो, -4/13 -1 करोगे, मेरे सामने देखो सही सही। तो ये जो -13 है, -13 -4 -17। अब अपने कॉपी में करो दोबारा। शिवा आपने कौन सा मेथड किया था, लॉन्गेस्ट या शॉर्टकट? Sir, long वाला करा था पहले. लॉन्ग वाला करा अब था, ठीक है, short वाला कर लो. कर दिए, ठीक है, जी सर हो गया। हो गया। यस तो सर। ये आ गया फोटो परपेंडिकुलर। तो फिर लॉन्ग वाला आप नबील आप घर में कर लेना, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस पहला क्वेश्चन करना है, बाकी जब दोबारा करोगे तो शॉर्टकट करोगे। अब मान लो इसी में हमको मिरर इमेज मांगता है, ठीक,
तो मिरर इमेज मांगता तो कुछ नहीं करते, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/13। ठीक, अब यहां से कितना जाएगा, ये x + 1 इक्वल टू -8/13, x इक्वल टू कितना जाएगा, -21/13। सही है। ये कितना जाएगा, y -1 इक्वल टू -12/13, y इक्वल टू 1/13। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, x इक्वल टू -21/13 y इक्वल टू 1/13 है। 1/13। ध्यान हो रहेगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये हो गया मिड पॉइंट का। क्लास हमें यहीं पे ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि 2 बज गए हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए सिवा आप टॉपिक लिख लीजिए, हमें याद दिला दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप लोग लिखिए, टॉपिक लिख लीजिए पोजीशंस ऑफ 2 पॉइंट्स, हमें याद दिला दीजिएगा, पोजीशंस ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए